8 जून 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर नागड़ा मऊ एक्सप्रेस यार्ड में आकर के लगती है। जैसे ही यार्ड में आकर के खड़ी होती है, उसके बाद में सभी सफाई कर्मचारी उस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं ट्रेन की साफ सफाई करने के लिए। जैसे ही ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, उसमें एक सफाई कर्मचारी होता है जिसका नाम होता है रिंकू ठाकुर। जैसे ही रिंकू ठाकुर एक स्लीपर कोच में चढ़ता है और अंदर पैर रखता है, तो उसको एक अजीब सी बदबू वहाँ से आ रही होती है। जैसे ही वो बदबू को सूंघता है, तो बदबू को सूंघते हुए महसूस करते हुए आगे बढ़ता हुआ जाता है। देन वो देखता है कि स्लीपर सीट के नीचे 2 बैग रखे हुए हैं, जिसमें से एक कैरी बैग है और एक पीछे लटकाने वाला बैग है। जैसे वो दोनों बैग को देखता है, वो दोनों बैग को अपने हाथ से बाहर निकालता है। लेकिन जब वो बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ खून में लथपथ हो चुके हैं। देन ये चीज़ देखने के बाद में वो चिल्लाता हुआ स्लीपर कोच से बाहर निकलता है और जीआरपी पुलिस को पूरी जानकारी देता है। जब जीआरपी पुलिस को जानकारी मिलती है, जीआरपी पुलिस तुरंत आती है और स्लीपर कोच में आने के बाद में दोनों बैगों को बाहर निकाला जाता है। दोनों बैग को बाहर निकालने के बाद में उन बैगों को खोला जाता है, तो उन बैग के अंदर पॉलीथीन रखी होती है और उन पॉलीथीन के अंदर कुछ फीमेल के बॉडी पार्ट पड़े होते हैं, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से कटे हुए होते हैं। पुलिस तुरंत उन बॉडी पार्ट्स को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद में उनके ऊपर जाँच पड़ताल शुरू होती है। जब जाँच पड़ताल शुरू होती है, तो पता चलता है कि जो फीमेल का बॉडी पार्ट है, उसमें से जो आर्म है यानी कि जो भुजा है, उसमें बाहें पर एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू में लिखा हुआ है मीराबेन के गोपाल भाई। जब पुलिस बॉडी पर ये टैटू देखती है, तो इसका फोटो ले लिया जाता है और फोटो लेने के बाद में इसको सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है और इसी के बेस पर इस केस की शुरुआत होती है। जब पुलिस टैटू को सभी पुलिस स्टेशन में भेज देती है और बॉडी के पार्ट्स का भी फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज देती है, उसके बाद सभी पुलिस स्टेशन में ये खबर फैल चुकी होती है। देन तभी अचानक से ऋषिकेश पुलिस स्टेशन का फ़ोन आता है उज्जैन पुलिस स्टेशन के पास में और उनको बताया जाता है कि उनको भी ऋषिकेश की एक एक्सप्रेस में बॉडी पार्ट्स मिले हुए हैं, सेम पॉलीथिन में रखे हुए, और ये बॉडी पार्ट्स उसी फीमेल के लग रहे हैं जिसकी बॉडी पर टैटू मिला है। जब उज्जैन पुलिस को ऋषिकेश पुलिस ये चीज़ बताती है, तो उज्जैन की जो पुलिस होती है वो ऋषिकेश से वो सभी बॉडी पार्ट्स को मंगा लेती है और उज्जैन पुलिस स्टेशन में सभी बॉडी पार्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद में उज्जैन पुलिस इस केस को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेती है और जितने भी पास के पुलिस स्टेशन होते हैं जहाँ पर सभी लापता लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कंप्लेंट दर्ज कराई गई हैं, वहाँ पर ये सारी जानकारी भेजती है। और जब जानकारी भेजती है, तो फाइनली पुलिस को सुराग मिल जाता है, जो कि उज्जैन के पास का ही होता है। हेलो ऑडियंस, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम एपिसोड्स। मध्य प्रदेश के रतलम जिले के पास एक छोटा सा गांव लगता है। उस गांव का नाम है माऊ। माऊ गांव में एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम भनवर लाल था। भनवर लाल अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। भनवर लाल की 2 बेटियां थीं जिनकी उम्र 15 साल और 13 साल, और उसकी पत्नी का नाम मीराबेन था। भनवर लाल की जिंदगी अपने परिवार के साथ में काफी अच्छी कट रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनकी जिंदगी में ग्रहण लग जाता है। भनवर लाल की पत्नी मीराबेन की मुलाकात एक पड़ोसन से होती है जो कि उनके पास में ही रहती थी, और उस पड़ोसन से मुलाकात होने के बाद में भनवर लाल की पत्नी मीराबेन जो होती है, वो पड़ोसन के साथ में सुबह और शाम को मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जाया करती थी। जब इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी, तभी मीराबेन की मुलाकात होती है एक लखन नाम के आदमी से, जिसकी ऑलरेडी 3 बेटियां थीं और शादीशुदा था। मीराबेन और लखन का प्रेम प्रसंग हो जाता है और प्रेम प्रसंग के बाद में ये खबर भनवर लाल को लग जाती है। जब भनवर लाल को ये खबर लगती है, तो भनवर लाल और मीराबेन में काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद में दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी होती है, लेकिन मीराबेन जो होती है वो नहीं मानती। उसके बाद में काफ़ी समय तक इसी तरीके से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले लेती है। 5 जून 2024 को भनवर लाल ट्रक चला करके अपने घर लौटे ही थे शाम को, तभी उनकी पत्नी मीराबेन उनसे काफ़ी बुरे तरीके से बर्ताव करती है और उनसे गाली गलौज करना शुरू कर देती है। इस चीज़ पर भनवर लाल को काफ़ी गुस्सा आती है, क्योंकि भनवर लाल की दोनों बेटियों के सामने मीराबेन बेइज्जती कर रही थी, उनको गालियाँ दे रही थी। इसीलिए भनवर लाल गुस्से में मीराबेन के थप्पड़ लगा देते हैं और थप्पड़ लगाने के बाद में दोनों में लड़ाई और बढ़ जाती है। मीराबेन कहती है तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना और मैं तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। देन 6 जून 2024 को मीराबेन की दोनों बेटियां स्कूल में थीं और मीराबेन के पति ट्रक ड्राइवर का काम कर रहे थे। उसी समय पर मीराबेन अपना सामान पैक करती है
और पैक करने के बाद में चुपचाप से वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद में वो सबसे पहले रतलम के रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है और वहाँ से सीधे उज्जैन रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होती है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते मीराबेन को शाम हो जाती है और शाम के समय पर वो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है और मथुरा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। देन जब उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर मीराबेन बैठ करके इंतजार कर रही थी मथुरा जाने वाली ट्रेन की, तभी उसको एक आदमी देख रहा था और काफी देर से वो आदमी मीराबेन को वॉच कर रहा था। वो आदमी मीराबेन को देख करके पहचान लेता है कि ये जो महिला है ये काफी ज्यादा परेशान है और अकेली भी है। उस आदमी का नाम था कमलेश कुर्मी। वो आदमी तुरंत मीराबेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो मीराबेन बताती है कि मैं मथुरा जाना चाहती हूँ और मथुरा की ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। तभी वो आदमी जो होता है वो कहता है कि मथुरा के लिए तो ट्रेन अब अगले दिन जाएगी और तुम रात में यहाँ पर अकेले कहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठी रहोगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए मेरे घर पर चलो। मेरी बीवी भी है, उसका नाम आरती कुमारी है, और तुम मेरी बीवी के साथ में मेरे घर पर रह लेना। सुबह तुम वहाँ से रवाना हो जाना और वहाँ से रवाना होकर के अपनी मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ लेना। कमलेश कुर्मी जो था वो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास में ही एक गरीब बस्ती लगती है वहाँ पर रहा करता था। कमलेश कुर्मी की जो बीवी थी वो ना ही तो बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी। 6 जून 2024 को कमलेश कुर्मी मीराबेन को शाम के समय अपने घर ले जाता है और मीराबेन रात के समय पर वहीं रहती है। लेकिन जैसे ही 7 जून की सुबह होती है तभी कमलेश कुर्मी जो होता है वो मीराबेन को नाश्ता कराता है और नाश्ते में कोई नशीली दवाएं दे देता है। दवाएं देने के बाद में वो मीराबेन के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से वहाँ पर आरती आ जाती है और वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो कमलेश कुर्मी होता है वो उसको भगा देता है। उसके बाद में मीराबेन और कमलेश कुर्मी में काफ़ी हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान जो कमलेश कुर्मी होता है वो मीराबेन के चेहरे पर रॉड मार देता है लोहे की। उसके बाद में मीराबेन की वहाँ पर हत्या हो जाती है। कमलेश कुर्मी मीराबेन की हत्या करने के बाद में काफ़ी देर तक अंदर बैठा रहता है और सोचता रहता है। तभी अचानक से थोड़ी देर में वो बाहर जाता है और बाहर से 300 रुपये का धारदार चाकू लेकर के आता है। चाकू लाने के बाद में वो मीराबेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 पॉलिथीन में पैक करता है और पॉलिथीन को बैग में डालने के बाद में 8 जून की सुबह का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह 6 बजते हैं उसके बाद में कमलेश कुर्मी 2 बैग को उठाता है और बैग को उठाने के बाद में रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद में कमलेश कुर्मी देखता है कि वहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई है जो कि एक्सप्रेस है। उसका नाम है नागड़ा मऊ एक्सप्रेस। कमलेश कुर्मी तुरंत जाता है उस ट्रेन के अंदर और स्लीपर कोच में जाकर के 2 बैग सीट के नीचे रख करके वापस आ जाता है। उसके बाद में फिर घर पे जाता है और घर से जो एक बैग बचा हुआ है उसको उठा करके लाता है। उसको उठाने के बाद में वो देखता है कि वहाँ पर एक ट्रेन और खड़ी हुई है जो कि एक्सप्रेस है और ऋषिकेश की तरफ जा रही है। वो उसी ट्रेन में जाकर के उस बैग को रख देता है स्लीपर कोच के नीचे ही। 8 जून को बॉडी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस इस केस में काफ़ी सीरियसली काम करने लगती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद में हर एक जगह खबर फैलाने के बाद में पुलिस 12 जून को इस केस को सॉल्व कर लेती है। उज्जैन पुलिस को 12 जून की शाम को पता चलता है कि उज्जैन के पास एक रतलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक आदमी ने एक महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है और उस महिला की जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें भी उस महिला का नाम मीराबेन है और उसके भाई का नाम गोपाल भाई है। जब उज्जैन पुलिस को ये जानकारी मिलती है उज्जैन पुलिस तुरंत रतलम पुलिस स्टेशन को कॉल करती है और वहाँ से उस आदमी को बुलवाती है जिसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और जिस आदमी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि मीराबेन का पति भनवर लाल ही था। जब भनवर लाल को उज्जैन पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और भनवर लाल को बॉडी दिखाई जाती है, टैटू दिखाया जाता है, तो भनवर लाल जो होता है वो पुलिस स्टेशन में बैठकर ही रोने लगता है और कहता है कि हाँ ये मेरी ही पत्नी है मीराबेन और ये इसी की ही बॉडी है। देन उसके बाद में भनवर लाल पुलिस को बताता है कि हम दोनों की लड़ाई के चलते हुए मीराबेन ने घर को छोड़ दिया था और मीराबेन गुमशुदा हो गई थी। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, जब वो हर जगह नहीं मिली उसके बाद में मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है आज सुबह ही। भनवर लाल पुलिस को जानकारी देते हुए बताता है कि मीराबेन के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी था और अब वो फ़ोन बंद जा रहा है। जब पुलिस को फ़ोन के बारे में पता चलता है तो पुलिस को यहाँ से सुराग मिलना शुरू हो जाते हैं। अब पुलिस सबसे पहले फ़ोन को ट्रेस करती है। जब पुलिस फ़ोन को ट्रेस करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उस फ़ोन में सिम चेंज कर दी गई है, यानी कि उस फ़ोन में एक नई सिम पड़ी हुई है और वो जो फ़ोन है वो उज्जैन के पास एक गांव लगता है, उस गांव की एक गरीब बस्ती से लग रहा है, यानी कि वहाँ पर ट्रेस हो रहा है। जब पुलिस को लोकेशन पता चलती है उसके बाद में पुलिस वहाँ लोकेशन पर पहुँचती है। लोकेशन पर पहुँचने के बाद में पुलिस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करती है और फाइनली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कि कमलेश कुर्मी रहता था। जब पुलिस कमलेश कुर्मी के घर पर पहुंचती है तो उस समय पर कमलेश कुर्मी की बीवी आरती और कमलेश कुर्मी दोनों ही मौजूद थे। पुलिस तुरंत कमलेश कुर्मी को पकड़ लेती है,
लेकिन कमलेश कुर्मी जो होता है वो मना करता है कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी जो बीवी होती है, जो ना ही बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी, वो कुछ ना कुछ इशारों से पुलिस को बताने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस जो होती है वो कमलेश कुर्मी और कमलेश कुर्मी की बीवी जो आरती कुमारी होती है, दोनों को थाने लेकर के पहुंचती। और थाने में ले जाने के बाद में पुलिस आरती कुमारी के बयान लेने के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाती है, जिनका नाम ज्ञानेंद्र पुरोहित था और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित था। जब साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट दोनों पहुंचते हैं वहां पर, उसके बाद में आरती कुमारी के बयान लिए जाते हैं। और जब आरती कुमारी के बयान लिए जाते हैं तो आरती कुमारी वो सारा केस बताती है जो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ में पुलिस सारे प्रूफ्स को लेने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक कराती है 6 जून के। जब सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जाते हैं उसके बाद में साफ साफ पुलिस को दिखाई दे जाता है सीसीटीवी कैमरे में कि मीराबेन जो है वो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है, ट्रेन का इंतजार कर रही है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि कमलेश कुर्मी साफ साफ सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ था। और उसके बाद में कमलेश कुर्मी के साथ में मीराबेन बाहर जाते हुए दिखाई दी थी। ये सारी चीज़ें अब कैप्चर हुई थी। ये सारे सबूत मिलने के बाद में पुलिस जो होती है वो कमलेश कुर्मी को गिरफ्तार कर लेती है और धारा 302 लगा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं वो ऐसे चक्कर में फंस जाती हैं। जब भी फीमेल्स कहीं बस से ट्रैवल कर रही हैं या फिर ट्रेन से ट्रैवल कर रही हैं तो वो अक्सर अनजान आदमी की बातों में आ जाती हैं। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स जितने भी फीमेल्स हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग अवेयर हो सकें कि कैसे एक अनजान आदमी ने सिर्फ एड्रेस पूछने की वजह से एक औरत की जान ले ली, वो भी इतने बुरे तरीके से। एक पूरे परिवार का जीवन खराब कर दिया। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक इंसान, हर एक फीमेल अवेयर हो सके और ऐसे आदमियों से बच करके रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।